हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो है स्टैक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि स्टैक्योमेट्री क्या होती है और फिर उनके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं पहले हम स्टैक्योमेट्री के बारे में। एक सिंपल सा रिएक्शन लिखेंगे और उस रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग स्टैक्योमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए रिएक्शन है हमारे सामने 2H2 गैसियस स्टेट में जब O2 गैस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है कि ये 2H2O का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ जो H2 के साथ ये नंबर 2 लिखा गया है, O2 के साथ आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं और यहाँ H2O के साथ जो नंबर लिखा गया है वो है 2। यहाँ H2 और O2 दोनों रिएक्टेंट्स हैं जबकि आपका H2O जो है वो एक प्रोडक्ट है। अब यहाँ H2 और O2 जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और 2 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। शर्त यह है कि यह रिएक्शन बैलेंस्ड हो। तो अगर किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मोल का, मास का, वॉल्यूम का, तो इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम स्टैक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन कहेंगे। फिर से एक बार, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मोल की, वॉल्यूम की या मास की जो इंटर रिलेशनशिप ले रहे हैं उस इंटर रिलेशनशिप को हम स्टैक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इस एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करें तो हम इस पूरे इक्वेशन को कई तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे पहला जो तरीका है हमारा, मान लीजिए हम मोल के टर्म में इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम कहेंगे इसे मोल रेशियो। हम कहेंगे कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ जो हम रिलेशनशिप ले रहे हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, वो मोल के रेशियो के टर्म में ले रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा मोल का रेशियो आएगा वो 2:1:2 का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मोल की बजाय मास का रेशियो ले लेते हैं तब क्या हमारे पास रिलेशनशिप होगा वो देखिए। मास का अगर रिलेशनशिप लेते हैं हम, मास का अगर रेशियो लेते हैं तो H2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, दैट मीन्स कि हम कहेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन का मास है 4 ग्राम। ऑक्सीजन O2 है, एक मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे कि यहाँ जो O2 का मास है वो है 32 ग्राम। अगर हम H2O का मास देखें तो H2O का मास होता है 18, उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन है, दैट मीन्स कि यहाँ इसका मास है 36 ग्राम। तो यहाँ मास का रेशियो अगर देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो 4 ग्राम, 32 ग्राम और 36 ग्राम का है। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम का रेशियो ले लेते हैं तो अगर हम वॉल्यूम के रेशियो को एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे इसको कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन अगर यही वॉल्यूम हम STP के ऊपर ले लेते हैं तो हम लिखेंगे वॉल्यूम एट STP। तो उस केस में जो हम वॉल्यूम्स लिखेंगे वो लिखेंगे, आपको पता है कि STP पर 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, चाहे वह कोई भी सब्सटेंस हो, गैसियस सब्सटेंस हो। तो यहाँ चूंकि 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का तो हम इसके वॉल्यूम को लिखेंगे 2 × 22.4 लीटर।
ऑक्सीजन का लिखेंगे हम 1 इंटू 22.4 लीटर, H2O का लिखेंगे हम 2 इंटू 22.4 लीटर। तो यहाँ जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, इंटर रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव इंटर रिलेशनशिप, इसको हम स्टैक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अगर यही चीज़ हम मॉलिक्यूल्स की संख्या के बेसिस पर करते हैं तो हम लिखेंगे उसको मॉलिक्यूलर रेशियो। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर रेशियो हो जाएगा वो होगा दो मॉलिक्यूल्स हमारे H2 के हैं, ये एक मोल का मॉलिक्यूल की संख्या हमको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो यहाँ जो 2 H2 लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि 2 मोल H2 है और एक मोल में मॉलिक्यूल की संख्या 6.022 होती है, तो 2 मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या मल्टीप्लाइड बाई इतना होगी। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की संख्या लिखते हैं तो हम लिखेंगे 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और H2O के मॉलिक्यूल की संख्या लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब आप यहाँ एक चीज़ पर फोकस करेंगे। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और तब फिर हम समझने की एक बार और कोशिश करते हैं कि स्टैक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। आइए देखते हैं। हम कहेंगे कि क्वांटिटेटिव relationship between the reactants and products of reaction in terms of mass, volume, mole and number of molecules in a balanced chemical reaction is called stoichiometry of केमिकल रिएक्शंस। ओवरऑल मिलाकर के समझिए, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सब्सटेंसेस हैं, उन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सब्सटेंसेस का जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को हम स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे H2 का रिएक्टेंट साइड में कोफिशिएंट 2 है तो हम कहेंगे कि H2 का स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 का है। O2 का कोफिशिएंट 1 है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। H2O का कोफिशिएंट 2 है तो हम कहेंगे कि H2O का स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। अब ये H2 का 2, O2 का 1 और H2O का 2, ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ये मोलर रेशियो को भी इंडिकेट करेंगे, मास रेशियो को भी इंडिकेट करेंगे, वॉल्यूम के रेशियो को भी इंडिकेट करेंगे, वॉल्यूम एट STP को भी रिप्रेजेंट करेंगे और मॉलिक्यूलर रेशियो को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स, मास, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम या वॉल्यूम एट STP का जो क्वांटिटेटिव इंटर रिलेशनशिप होगा, उसी क्वांटिटेटिव इंटर रिलेशनशिप को हम स्टैक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन कहेंगे। यानी एक बार और समझ लेते हैं, किसी भी दिए गए रिएक्शन को पहले हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनके कॉफिशिएंट्स हम स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के नाम से जानेंगे। और इन स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होगा, तो ये स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स मोलर रेशियो को भी रिप्रेजेंट करेंगे, मास रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम एट STP को रिप्रेजेंट करेंगे और मॉलिक्यूलर रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था हमारा स्टैक्योमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये स्टैक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस 3 तरीके का हो सकता है। पहला तरीका होगा, यानी ये 3 टाइप का हो सकता है। पहला टाइप है हमारा मास और मास का रिलेशनशिप, दूसरा है हमारा मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप
और तीसरा है हमारा वॉल्यूम और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। हम तीनों के एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर सॉल्व करके और समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस है क्या और इसे कैसे समझा जा सकता है। आइए हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, जिसमें हम मास और मास का एग्जाम्पल लेंगे और उसके बेसिस पर वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे अपने स्टैक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मास और मास रिलेशनशिप के। दोनों क्वेश्चंस क्या हैं? पहले एक क्वेश्चन को देते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। यानी अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन है आपके पास और उसे आप कंबशन करते हैं, उसे बर्न करते हैं, तो आपको बताना है कि कितना ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। यानी 16 ग्राम मीथेन के बर्न करने पर कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो दो तीन चीज़ें आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। पहली चीज़, रिएक्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन में और प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरी चीज़, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। और उसके बाद हमें जिस रिलेशनशिप के बारे में कहा गया है उस रिलेशनशिप की जानकारी होनी चाहिए। आइए लेते हैं हम। अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो हम देखेंगे, कह रहा है कि कंबशन ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, यानी मीथेन का कंबशन करना है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर कंबशन की बात आती है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वहाँ पर बात की जा रही है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। तो हम बात करेंगे मीथेन गैस के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। तो मीथेन गैस का फॉर्मूला हो गया हमारा CH4 और हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ध्यान देंगे CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम कंबशन करते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हमें प्रोड्यूस होता है वाटर। अब पहली चीज़ हो गई कि रिएक्शन को हम लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में। दूसरा काम करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो हम पाएंगे कि यहाँ 2O2 अगर कर दें हम और H2O के साथ अगर हम 2H2O कर दें तो रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो गया। हम कहेंगे कि ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब चूंकि मास और मास का रिलेशनशिप हमें पढ़ना है, कैलकुलेट द अमाउंट मैंने मास पूछ रहा है कि मास कितना होगा, और यहां भी हमें जो रिएक्टेंट का मास दिया गया, वो क्वांटिटी दी गई है, वो मास के टर्म में 16 ग्राम दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के मास को लेकर के हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। तो हम करेंगे क्या, रिएक्शन लिखेंगे, पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद सबका मास लिखेंगे। तो CH4 का अगर हम मास लिखते हैं तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, टोटल मिलकर के हो गया 16 ग्राम। अगर ऑक्सीजन का मास लिखते हैं हम तो यहाँ हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का मास होता है 16 टू जा 32 और 32 टू जा 64, ये हो जाएगा हमारा 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा हमारा 44 ग्राम, कार्बन का हो गया आपका 12 और ये हो गया 32 और 12 ऐड करेंगे तो 44, और H2O का 18 होता है, 18 टू जा आपका 36, ये हो गया आपका 36 ग्राम। अब ध्यान देंगे यहाँ, चूंकि आपसे केवल दो ही सब्सटेंसेस के मास के रिलेशनशिप की बात कर रहा है, पहला वाटर और दूसरा मीथेन, तो आप अगर इस ऑक्सीजन का मास ना भी लिखें तो चलेगा। यहाँ आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मास ना लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि रिलेशनशिप आपको CH4 और H2O का ही निकालना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ 16 ग्राम CH4 से प्रोड्यूस हो रहा है आपका 36 ग्राम H2O का, यानी 16 ग्राम को अगर बर्न करेंगे तो 36 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होगा। और क्वेश्चन भी क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि 16 ग्राम मीथेन बर्न कराएंगे तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सा दिख रहा है आपको कि 16 ग्राम हमने बर्न कराया तो 36 ग्राम हमें मिला है। अगर यही मान लीजिए कि 16 की जगह पर कोई दूसरा नंबर दिया होता, यहाँ मान लीजिए कहता कि 18 ग्राम है, तब आइए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगर हमें दे दिया गया हो कि 18 ग्राम ऑफ मीथेन का बर्न करने पर कितना मिलेगा,
तो हम इसके लिए यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम? तो आइए देखिए, 16 ग्राम अगर CH4 को बर्न करते हैं तो वाटर कितना प्रोड्यूस होता है? 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है। तो 1 ग्राम अगर CH4 का बर्न करेंगे तो 36/16 ग्राम वाटर प्रोडक्शन होगा। और अगर हम 18 ग्राम CH4 ले लेते हैं तो 36/16 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये हमारा H2O की क्वांटिटी होगी जो 18 ग्राम CH4 के बर्न करने से होगा। तो अगर कोई भी रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप को इस यूनिटरी मेथड के थ्रू आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि मास और मास के रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल ऑफ मिथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। यहां भी कंबशन करना है, लेकिन रिलेशनशिप इस बार मोल और मास के बीच का है। तो मोल को भी मास में या मास को मोल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? तो सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें? मैंने पीछे अभी बताया, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप पहले इस रिएक्शन को इस क्वेश्चन को रिएक्शन के टर्म में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे? तो हाउ मेनी मोल ऑफ मिथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। दैट मीन्स कि यहां पर भी आपको मिथेन को बर्न कराना है। बर्न कराना माने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है और आपको बताना है कि कितना प्रोड्यूस होगा इस बार कार्बन डाइऑक्साइड। इस बार आपको रिलेशन में ऑक्सीजन नहीं लेना है और वाटर नहीं लेना है, सिर्फ CH4 और CO2 को लेना है। रिएक्शन को बैलेंस करिए, तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2O2 एंड 2H2O आएगा। अब अगर आप देखें तो लिखेंगे कि इसका 1 मोल है और CO2 भी 1 मोल बन रहा है। आपको कहा है कि कितना मोल मीथेन का चाहिए, तो मीथेन को मोल में रहने दीजिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है तो इसको मास में कन्वर्ट कर लीजिए। मास कितना हो जाएगा इसका? तो इसका मास हो जाएगा 44 ग्राम। अब यूनिटरी मेथड के थ्रू इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे? तो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होता है जब आपके पास CH4 का 1 मोल हो। 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होता है जब CH4 का 1 मोल हो। तो जब 1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना होगा तब, तो उस समय जो CH4 की क्वांटिटी होगी वो आपकी जरूरत होगी 1/44 मोल की। तो अगर आप चाहते हैं कि 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 22 ग्राम दिया गया है, तो 22 ग्राम अगर CO2 प्रोड्यूस हो तो उसके लिए क्या चाहिए? 1/44 इंटू 22, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 मोल। दैट मीन्स कि 0.5 मोल की जरूरत होगी, आधा मोल की जरूरत होगी। यानी अगर हम हाफ मोल CH4 का बर्न कराते हैं तो हमें 22 ग्राम ऑफ CO2 मिलेगा। इस पहले वाले क्वेश्चन में हमारा दोनों सब्सटेंसेस का यानी रिएक्टेंट और दोनों साइड का मास हमने कंसीडर किया था। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने मास और मोल को लिया था, जिसमें रिएक्टेंट के मोल के बेसिस पर हमने प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट किया था। तो ये रिलेशनशिप हमारा मास और मास का रिलेशनशिप कहलाता है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो कह रहा है मास और वॉल्यूम के रिलेशनशिप में कि अ सैंपल ऑफ लाइम स्टोन कंटेन्स 80% CaCO3। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP obtained by treating 25 gram of this sample with excess of dilute HCl। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम। अ सैंपल ऑफ लाइम स्टोन कंटेन्स 80% CaCO3, यानी CaCO3 की क्वांटिटी उस सैंपल के अंदर, लाइम स्टोन सैंपल के अंदर है 80%। कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है STP पर जब आप 25 ग्राम सैंपल को HCl के साथ ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन क्या होगा इसका? आइए देखते हैं। रिएक्शन हो जाएगा कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ एक्सेस में आप ट्रीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो प्रोड्यूस करता है ये कैल्शियम क्लोराइड, प्रोड्यूस करता है ये वाटर और प्रोड्यूस करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड।
अब अगर आप प्योर स्टेट का कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो मास कितना होगा? तो कैल्शियम का मास हो गया 40, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 × 3, सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 100 ग्राम। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब प्योर स्टेट में होगा तो उसका मास होगा 100 ग्राम। लेकिन अगर आप इस 100 ग्राम से देखें, 100 ग्राम को देखें तो इस 100 ग्राम के अंदर केवल 80% ही CaCO3 है। यानी आपको यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है वो प्योर स्टेट का कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा सैंपल है जिसके अंदर केवल 80% ही आपका कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, उसके अंदर केवल 80% है। तो अब आपका सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 25 ग्राम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट तो उसके अंदर कितना ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा? समझिए ध्यान से, फिर से क्वेश्चन को जरा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो दिया गया सैंपल है उसके अंदर 80% है और क्वांटिटी दी गई है 25 ग्राम। तो 25 ग्राम का मतलब हो गया कि जो आपका सैंपल है उसका टोटल मास 25 ग्राम है। तो उस 25 ग्राम में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है? तो कैल्शियम कार्बोनेट उस 25 का 80% है, 25 ग्राम का 80% है। तो अगर हम देखें तो इन सैंपल मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? तो 25 का 80% है। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, दैट मीन्स कि अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो आएगा हमारा 20 ग्राम। फिर से समझिए इसको, हमें केवल 25 ग्राम सैंपल दिया गया है और उसके अंदर 80% ही कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है कितना? तो कैल्शियम कार्बोनेट है आपका 25 का 80%, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 20 ग्राम। यानी भले आपको पूरा सैंपल 25 ग्राम का दिया गया हो, लेकिन उसके अंदर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट केवल और केवल 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। अब इस 20 ग्राम के बेसिस पर आप इस पूरे सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। अगर आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का प्योर स्टेट में मास होता है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट हो तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है एट STP वो कितना प्रोड्यूस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है आपका 1 मोल। 1 मोल का मतलब हो गया 22.4 लीटर। यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आपको मिलेगा 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो उससे कैल्शियम का कार्बन डाइऑक्साइड STP पर कितना मिलेगा? 22.4 डिवाइडेड बाई 100 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से अगर आप 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं तो इससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड STP पर कितना मिलेगा? तो आपको मिलेगा 22.4 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 200 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 4.48 लीटर। फिर से समझेंगे इसको। क्वेश्चन कह रहा था कि हमें एक लाइम स्टोन का सैंपल दिया गया है जिसके अंदर 80% ही कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर 25 ग्राम उस सैंपल का हमको दे दिया जाए तो STP पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी क्वांटिटी मिलेगी? तो सबसे पहला काम हमने किया कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाला, होता है 100 ग्राम प्योर स्टेट में। लेकिन हमको कितना दिया गया है? 25 ग्राम। और उस 25 ग्राम में भी पूरा 25 का 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, केवल उसका 80% ही कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर हम 25 का 80% निकालते हैं तो हमारा मास कितना हो जाएगा? तो जो हमारा सैंपल है उसके अंदर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास हो गया 20 ग्राम। तो 100 ग्राम से हमको 1 मोल मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल का मतलब हो गया 22.4 लीटर। तो अगर 100 ग्राम से 22.4 लीटर मिलता है तो 20 ग्राम से कितना मिलेगा? तो 20 ग्राम से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 4.48 लीटर। तो इस तरीके से हम मास और वॉल्यूम के रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा रिलेशनशिप है वो है वॉल्यूम और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। आइए क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज
2 liter CH4 under identical conditions, calculate the volume of CO2 formed। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है ताकि 2 लीटर CH4 को ऑक्सीडाइज किया जा सके। यानी सीधा सीधा सवाल है कि 2 लीटर CH4 को अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है, 2 वॉल्यूम CH4 को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो फिर हमें उसके लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आइए लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि CH4 को ऑक्सीडाइज करने पर मिलता है CO2 और H2O। सिंपल इसको बैलेंस करेंगे, दूसरा काम बैलेंस करेंगे तो 2O2 और 2H2O होगा। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन नोट करिए। इन्फॉर्मेशन है कि 1 वॉल्यूम CH4 का 2 वॉल्यूम O2 से ऑक्सीडाइज होकर के 1 वॉल्यूम CO2 बनाता है और 2 वॉल्यूम H2O बनाता है। आपको रिलेशन किसके किसके बीच का चाहिए? तो आपको रिलेशनशिप चाहिए CH4 का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। आपसे कहा है कि इसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए ताकि हम 2 लीटर अगर CH4 लेते हैं तो हमें CO2 प्राप्त हो जाए। तो सिंपल सा दिख रहा है कि अगर 1 वॉल्यूम हम CH4 लेते हैं तो हमको 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो 2 वॉल्यूम का मतलब 2 लीटर मान लीजिए। तो अगर हम 2 लीटर ले लेते हैं तो उस केस में हमारा ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी लगेगी। तो सिंपल सा है, आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है हमारा, हम लिखेंगे यहाँ कि वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए सिंपल दिख रहा है कि 1 वॉल्यूम को 2 वॉल्यूम चाहिए, तो 2 वॉल्यूम के लिए हमें 4 वॉल्यूम चाहिए। 2 लीटर के लिए 4 वॉल्यूम चाहिए और जब 4 वॉल्यूम होगा तो इसका मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि 4 लीटर की ज़रूरत होगी। फिर से समझिए, CH4 का अगर 1 वॉल्यूम लेते हैं तो 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर 1 वॉल्यूम को लीटर में बदल के समझा जाए तो कह सकते हैं कि 1 लीटर CH4 को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 2 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसी तरीके से अगर हम 2 लीटर CH4 ले लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? तो उसका जस्ट डबल यानी कि 4 लीटर चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस्ड होगा इसको भी ज़रा देख लेते हैं हम। तो आप देख रहे हैं कि 1 वॉल्यूम अगर CH4 लेते हैं तो 1 ही वॉल्यूम प्राप्त होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब 2 लीटर या 2 वॉल्यूम हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कितना मिलेगा? तो सिंपल है कि 2 वॉल्यूम हमें मिलेगा। यानी वॉल्यूम वॉल्यूम इंटर रिलेशनशिप को भी हम अपने इस स्टैक्योमेट्रिक इंटर रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सवाल को फिर से समझ लेंगे और उसके सोल्यूशन को। सवाल कह रहा था कि अगर CH4 का हम 2 लीटर लेते हैं तो उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सा है, रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हम उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो इन्फॉर्मेशन आएगी हमारी 1 वॉल्यूम CH4 2 वॉल्यूम O2 के साथ मिलके 1 वॉल्यूम CO2 और 2 वॉल्यूम H2O का फॉर्मेशन करता है। अब चूंकि 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इसलिए 2 लीटर या 2 वॉल्यूम के लिए हमें 4 वॉल्यूम या फिर 4 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। अब CH4 और CO2 के बीच रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो 1 वॉल्यूम CH4 से 1 वॉल्यूम CO2 बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 2 लीटर CH4 से हमें 2 लीटर या 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये था हमारा मास और मास का रिलेशनशिप, मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप और फिर वॉल्यूम और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। आप इन तीनों रिलेशनशिप के बेसिस पर और भी न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आएगा आप उसे दोबारा पूछेंगे। इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। इसके बेसिस पर हम एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। आइए लेते हैं सिंपल सा इक्वेशन और समझते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें दे दिया गया H2 + O2 एरो 2H2O और कहा गया कि इसे बैलेंस करके समझाइए, तो हम लिखेंगे कि 2H2 + O2 एरो 2H2O।
अगर मास वाला रिलेशनशिप हम लिखें तो हम कहेंगे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 36 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब पहला जो आपने लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि रिएक्टेंट का टोटल मास यानी 4 + 32 दैट मीन्स कि 36, प्रोडक्ट के टोटल मास दैट मीन्स कि 36 के इक्वल होना चाहिए। और इस लॉ के इस कॉन्सेप्ट को ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है वेरीफाई कर रहा है। क्या हो अगर हम 4 की जगह पर हाइड्रोजन का 8 ग्राम ले लें, ऑक्सीजन को 32 ग्राम रहने दें, तब सवाल ये उठता है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही कहता है कि 8 ग्राम और 32 ग्राम, तो निश्चित रूप से ये 40 ग्राम बनना चाहिए। तो क्या ये 40 ग्राम बनेगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जितना सही है उतना ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी सही है। इसका मतलब कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है और वो 32 ग्राम ऑक्सीजन को की खपत कर रहा है, इतने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो निश्चित रूप से 8 ग्राम के लिए हमारे पास 64 ग्राम, जब इसको डबल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए हमें इसे भी डबल करना होगा, तब जाकर के हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इस इक्वेशन के लिए फॉलो करेगा। यानी अगर हम 8 ग्राम लेते हैं तो ये ले लेंगे हम 64 ग्राम, और 64 ग्राम जब लेंगे तब जाकर के ये हमारा 72 ग्राम का प्रोडक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यह 72 नहीं बनेगा। तो क्या होगा अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें? तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा? यानी अगर हम 8 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो सवाल यह है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो वाटर का फॉर्मेशन दिखाने के लिए ध्यान दीजिए हमें करना क्या है। यहां अगर हम क्वेश्चन को देखें तो 8 ग्राम 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है 4 + 4 के टर्म में। अब इसमें से एक 4 इधर 32 के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि 4 के लिए 32 चाहिए, 1:8 का रेशियो होता है। आपने पढ़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 होता है। तो अगर 1 पार्ट ये है तो 8 पार्ट ये होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम 8 ग्राम लेते हैं और इसको 32 ग्राम लेते हैं, तो ये 32 ग्राम को हम बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन इसको घटा तो सकते ही हैं। तो ये 32 का 32 पूरा रिएक्ट कर जाएगा, और इस 8 में से केवल 4 ग्राम इस 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 36 ग्राम अभी भी वाटर का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन हमने तो इसको 8 ग्राम लिया है, तो होगा ये कि इसका 4 ग्राम जो है वो बिना रिएक्ट हुए बच जाएगा। तो यहां से आपको 2-3 सवालों का जवाब मिल रहा है। नंबर 1, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पहले ही खत्म हो गया, पहले ही कंज्यूम हो गया? तो जवाब है आपका ऑक्सीजन। भले ही इसकी क्वांटिटी 32 ग्राम है और ये 8 ग्राम है, देखने में ये क्वांटिटी ज़्यादा और ये क्वांटिटी कम लग रही है 8 ग्राम, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8 ग्राम के कंपैरिजन में इसका रेशियो कम है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस का रेशियो के अकॉर्डिंग मास या उसकी क्वांटिटी कम होगी तो वो सब्सटेंस हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। यानी इस पूरे इक्वेशन में इस कंडीशन के लिए हमारा ऑक्सीजन एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होगा वो किसी भी रिएक्शन का वो सब्सटेंस जो पहले ही कंज्यूम हो जाए, या तो रिएक्शन उसकी वजह से रुक जाए, या फिर रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी कम हो, तो हम उस सब्सटेंस को लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। यानी H2 और O2 का ये जो केस है जिसमें हमने 8 ग्राम H2 और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, इस केस में हमारा ऑक्सीजन एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो 36 ग्राम हो रहा है वो डिपेंड किस पर कर रहा है? तो वो डिपेंड कर रहा है कि हमारा ऑक्सीजन कितना है। भले ही हमने इसको बढ़ा करके 8 ग्राम ले लिया है, लेकिन क्या 8 ग्राम डिसाइड करेगा कि ये 36 ग्राम प्रोड्यूस होगा? नहीं। डिसाइड कौन कर रहा है? तो ऑक्सीजन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है, आवश्यकता से कम है। तो जिसकी क्वांटिटी आवश्यकता से कम होगी उस सब्सटेंस को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम दी गई हो। नंबर 2, पहले ही कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। नंबर 3, रेशियो के अकॉर्डिंग उसका मास कम होगा।
नंबर 4, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिसाइड यही करेगा, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, इसी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम उस सब्सटेंस को लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए, मान लीजिए कि C+O2 एरो CO2 है। यहाँ रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस बैलेंस में अगर हम देखें तो कार्बन 12 ग्राम है और ये 32 ग्राम है और ये हमारा 44 ग्राम होगा। अब अगर हम इसको घटा करके 6 ग्राम कर दें, इसको घटा करके हम मान लीजिए कि कर देते हैं हम 30 ग्राम, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा। तो अब अगर ध्यान दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि कार्बन को डिक्रीज किया है तो हमने सीधे हाफ किया है, लेकिन क्या ऑक्सीजन को भी हमने सीधे हाफ किया है? जवाब है नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेशियो बराबर नहीं है। रेशियो के अकॉर्डिंग कार्बन की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है। इसका मतलब कि जब रिएक्शन होगा तो ये पूरा 6 ग्राम का 6 ग्राम कंज्यूम हो जाएगा, जबकि ये 30 ग्राम में से कुछ पार्ट इसका बच जाएगा, लेफ्ट अनरिएक्टेड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो कार्बन है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और इसी के ऊपर हमारा प्रोडक्शन डिपेंड करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा यही डिसाइड करेगा। तो हम देख रहे हैं कि 12 ग्राम से 44 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 ग्राम से कितना होगा? तो 6 ग्राम से हमारा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कुल मिलाकर के किसी भी रिएक्शन के दौरान वो सब्सटेंस जो पहले कंज्यूम हो जाए, जिसकी क्वांटिटी रेशियो के अकॉर्डिंग कम हो और जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को या क्वांटिटी को कंट्रोल करे, डिपेंड उसी पर करे, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन है कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम HCl. हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 आर जनरेटेड, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। एक्चुअली 3 क्वेश्चंस हम लेते हैं। पहला, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। दूसरा हमारा होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा। और नंबर तीसरा क्वेश्चन इसमें से हो सकता है कि विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड एंड हाउ मच। कौन ऐसा है जो पूरी तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, बच जाएगा, और कितना बचेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम उसे इक्वेशन को लिखेंगे। तो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो आपको पता है कि प्रोड्यूस करेगा CaCl2, H2O और CO2। इतना लिखने के बाद रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अगर इस रिएक्शन को देखें तो केवल 2HCl अगर कर देते हैं तो रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस करने के बाद हम इन सब का मास लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मास होगा, 73 HCl का मास होगा। अब इस तरीके से आपको प्रोडक्ट साइड में भी अगर देखा जाए तो कैल्शियम का मास हो जाएगा 40 और क्लोरीन का हो जाएगा आपका 35.5 होता है। तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 71 आएगा। H2O का 18 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है। ये हमारा मास हो गया सबका। अब कहा है कि 20 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाए, 100 ग्राम था तो हमारा बन रहा था इतना, तो आपको बताना है कि कितना बनेगा इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम HCl और 20 ग्राम इसको भी लिया जाए, यानी इसका 20 ग्राम लिया जाए और इसका भी 20 ग्राम लिया जाए, तो आपको बताना है कि CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, ये आपको बताना है। और साथ ही बताना है कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका, जो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो निश्चित रूप से जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो कम देगा, या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जिस सब्सटेंस से, जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम बनेगा वही सब्सटेंस हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो 44 ग्राम CO2 बनता है। तो अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो 44/100 ग्राम
CO2 प्रोड्यूस होगा। और अगर हम 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो बनेगा कितना, 44/100 मल्टीप्लाइड बाई 20, 5 आपका आ जाएगा वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.8 ग्राम। यानी अगर आप 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर 20 ग्राम HCl लेते हैं तब तो आइए लिया जाए, 73 ग्राम अगर HCl था तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था 44 ग्राम। 1 ग्राम अगर HCl लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा 44/73। तो अगर हमारे पास 20 ग्राम HCl होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 44/73 मल्टीप्लाइड बाई 20। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 12.05 ग्राम। अब दोनों क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से। कैल्शियम कार्बोनेट अगर 20 ग्राम होगा तो CO2 बनेगा 8 ग्राम, 8.8 ग्राम। लेकिन अगर 20 ग्राम HCl है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 12.0 ग्राम। तो किस सब्सटेंस से, रिएक्टेंट में से किस सब्सटेंस से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम हुआ है, तो जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो जिससे कम होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा हमारा कौन सा, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो सवाल नंबर 1 क्या था हमारा कि बताइए कि कौन सा सब्सटेंस हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, कितना बना, तो बनेगा हमारा 8.8 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट से 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। फिर कह रहा है कि विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा वो लेफ्ट अनरिएक्टेड होगा, यानी HCl हमारा लेफ्ट अनरिएक्टेड होगा। इसके कुछ पार्ट जो 20 ग्राम हमने यूज किया है उसका कुछ पार्ट बच जाएगा। कह रहा है कि कितना बचेगा ये निकालना है। तो आइए देखते हैं कितना बचेगा। तो अगर हम देखें तो 100 ग्राम CaCO3 के लिए HCl कितना चाहिए, 73। तो अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl देखें तो आएगा 73/100। तो अगर हम 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो HCl की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 73 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। सिंप्लीफाई अगर इसको आप करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, 146/10 यानी कि 14.6 ग्राम। यानी आपको 20 ग्राम HCl की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए 14.6 ग्राम HCl। तो जाहिर सी बात है बचेगा कितना, तो बच जाएगा आपका 5.4 ग्राम, क्योंकि आपने लिया था 20 ग्राम और आपको चाहिए केवल 14.6 ग्राम। तो बचा कितना, तो बच गया आपका 5.4 ग्राम। कहने का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिसाइड करे, जिसकी क्वांटिटी रेशियो के अकॉर्डिंग कम हो, जो पहले ही कंज्यूम हो जाए, रिएक्शन में क्वांटिटी कम हो जिसकी, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसी पर डिपेंड करेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जितने भी रिएक्टेंट हैं उन रिएक्टेंट्स के बेसिस पे हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखा लेंगे और ये देखेंगे कि किस सब्सटेंस से, किस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो कम से कम हुआ है। जिससे कम से कम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और बाकी के जो सब्सटेंसेज होंगे वो निश्चित रूप से बचेंगे। प्रोडक्ट के बनने के बाद वो सब्सटेंसेस कुछ ना कुछ अमाउंट में बच जाएंगे, लेफ्ट अनरिएक्टेड होंगे। ये था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन डाउट में आया है या आपको कुछ समझ में न आया हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। निश्चित तौर पे आपकी उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल दोनों है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, स्टैक्योमेट्री से रिलेटेड और जो केमिकल लॉज हैं उनसे रिलेटेड, इसके अलावा सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो नहीं आता है उसके लिए मैं तो हूँ ही। Thank you very much. Have a good day.